Hello everyone. First of all, I also started uploading Codeforces Division 2 and Division 3 solutions on another channel whose link I have given in the description. Make sure you check out that channel and also subscribe to it. और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड जी 2021 का सेकंड प्रॉब्लम दैट इज स्टेइंग हाइड्रेटेड. So let us start by understanding the question. Problem. With online classes in full swing, it is important for Grace to take breaks and keep herself hydrated all the times. She has decided to place a water bottle in her room in the most convenient place. क्या बोला गया है? क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं तो ग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो हाइड्रेटेड रहे, इसलिए वो अपने रूम में मोस्ट कन्वीनियंट पोजीशन पे वाटर बॉटल प्लेस करेगी. ठीक है. This means that the position of this water bottle should be close to all the places in the room where she generally hangs out, like the study desk, bed, coffee table, among the others. क्या बोला गया है कि मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस का मतलब क्या है कि वो बाकी जो चीजें अपने रूम में रखती है उन सबसे ये बोतल नजदीक होनी चाहिए. ठीक है. द रूम इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोऑर्डिनेट प्लेन. क्या बोला गया है कि रूम है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के फॉर्म में है. तो मान लो ये हमारा रूम है, ठीक है, और ये 0 0 है. फिर यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है. ओके. The number of steps Grace needs to go from point A to point B is equal to the Manhattan distance between the 2 points. This means Grace can only walk parallel to the axis of the coordinate plane, and with each step she can move 1 unit in either of the 4 direction. क्या बोला गया है कि 2 पॉइंट्स है, मान लो ये है A और ये है B, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है मैनहट्टन डिस्टेंस. मतलब कि ग्रेस को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो उसको मैनहट्टन डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होती है? मॉड ऑफ x1 माइनस x2 प्लस मॉड ऑफ y1 माइनस y2. ये मैनहट्टन डिस्टेंस की फॉर्मूला या डेफिनेशन जो भी कहो. तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कितना होगा? इतना. और मॉड ऑफ y1 माइनस y2 कितना होगा? इतना. ठीक है. सो दिस इज द मैनहट्टन डिस्टेंस. ठीक है. वो इस तरह मूव नहीं करेगी, इसलिए आगे ये भी बोला गया है कि सी ओनली मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस, एंड क्योंकि ये पैरेलल है एंड शी मूव्स कैन मूव 1 यूनिट एट 1 टाइम इन एनी ऑफ द 4 डायरेक्शन. एक पॉइंट से एक टाइम पे वो 1 यूनिट मूव कर सकती है कोई भी एक डायरेक्शन में, या तो राइट साइड, या तो ऊपर, या तो लेफ्ट साइड, या तो नीचे. ठीक है. एक पॉइंट एक टाइम पे एक ही यूनिट मूव होगा. ओके. Can you help her find a position in the room to keep the bottle such that the sum of steps from bottle to all her favorite furniture pieces will be minimum? हमें क्या बताना है कि जितने भी फर्नीचर पीसीज है रूम में, ठीक है, उनकी उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं. तो हमें बताना है कि हम इस रूम में कौन से कोऑर्डिनेट पे बॉटल को रखें such that sum of distances from this bottle to all the furniture. मतलब मान लो n फर्नीचर पीसेस है, तो बॉटल का डिस्टेंस फर्नीचर पीस 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, इन सब का जो सम है वो मिनिमम हो. ठीक है. फिर आगे फर्नीचर की पोजीशन है, उनकी डेफिनेशन वगैरह भी दी गई है. ऑल द फर्नीचर can be represented as rectangles of non-zero area in the plane with edges parallel to axis. क्या बोला गया है? जितने भी फर्नीचर है वो रेक्टेंगल्स हैं नॉन जीरो एरिया के, जिनकी जो कि है पैरेलल टू द एक्सिस. ठीक है. तो इस तरह से फर्नीचर दिए गए हैं. इट इज पॉसिबल फॉर फर्नीचर पीसेस टू ओवरलैप एज शी लाइक्स टू वर्क ऑन हर बेड टेबल टू. फर्नीचर पीसेस ओवरलैप भी हो सकते हैं. ठीक है. Assume that Grace can simply pass through the furniture while walking and does not need to go around them. इसका क्या मतलब? अब हमें ये बॉटल का सभी फर्नीचर पीसेस से डिस्टेंस है वो मिनिमम करना है. तो वो क्या कर रहे हैं कि शी कैन सिंपली पास थ्रू द फर्नीचर. मतलब कि मान लो एक फर्नीचर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और बॉटल यहाँ पे है. तो अब इस फर्नीचर से बॉटल का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये बीच में है तो मुझे यहाँ से यहाँ ऐसे मूव होकर जाना पड़ेगा. वी कैन जस्ट अज्यूम कि वो ऐसे स्ट्रेट जा सकती है गोइंग थ्रू दी फर्नीचर. तो इस फर्नीचर और इस बॉटल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये स्ट्रेट लाइन होगी, ना कि यहाँ से मूव होकर. ठीक है. तो ये चीज़ें हमें कंसिडर नहीं करनी है.
फिर आगे इनपुट दिया गया है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है नंबर ऑफ के, फिर सभी टेस्ट केस में है नंबर ऑफ के क्या है, नंबर ऑफ फर्नीचर या तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर आगे के लाइंस के लिए दिया गया है x1 y1 x2 y2, जो कि उस फर्नीचर पीस के कोऑर्डिनेट्स है, उसके रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2। ठीक है, 2x होंगे 2y होंगे टू रिप्रेजेंट है रेक्टेंगल। तो हमें बताना है कि बॉटल हम कौन से कोऑर्डिनेट पे प्लेस करें सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑल द फर्नीचर इज मिनिमम। ठीक है, ओके, क्विकली एक बार समरी कर देता हूँ। ये रूम दिया गया है, इसको हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में अज्यूम करना है। के नंबर ऑफ फर्नीचर्स दिए गए हैं, एक फर्नीचर है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है पैरेलल टू द एक्सिस, तो हमें सभी फर्नीचर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ x1 y1 x2 y2। मतलब कि ये x1 y1, ये x1 y2, ये x2 y2 और ये x2 y1। ठीक है, अगर ये पैरेलल टू द एक्सिस है तो यहाँ पे y सेम रहेगा, इस पॉइंट पे x सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर x1 y1 x2 y2 दिए गए हैं तो हम चारों कोऑर्डिनेट्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो k नंबर ऑफ फर्नीचर पीस दिए गए हैं, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, तो हमें बताना है कि हम कौन से कोऑर्डिनेट पे बॉटल को प्लेस करें सच दैट इस बॉटल का इन सभी फर्नीचर से जो डिस्टेंस है उनका जो सम है वो मिनिमम हो। और इनका डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, फर्नीचर से बॉटल का मैनहट्टन डिस्टेंस। ठीक है, हमें वो डायरेक्ट इक्वेशन यूज नहीं करनी जो कि ये डिस्टेंस यूज करने के लिए होती है, हमें मैनहट्टन डिस्टेंस कंसिडर करना है विच इज मॉड ऑफ x1 माइनस x2 प्लस मॉड ऑफ y1 माइनस y2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे जंप करते हैं। तो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें बॉटल से सभी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मैनहट्टन डिस्टेंस, उसको उसका जो सम है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि बॉटल और एक ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस एग्जैक्टली होगा क्या। अब बॉटल के कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे गए, इसका मतलब बॉटल को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करना होगा। तो मान लो बॉटल के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जो ऑब्जेक्ट है वो है x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट है वो है x1, यहाँ पे होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y2। क्वेश्चन में दिया गया है कि x1 इज लेस देन x2 एंड y1 इज लेस देन y2 फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और बाय डिफॉल्ट x इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और y ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, देन दिस शुड बी y1, दिस शुड बी y2, दिस शुड बी x1, दिस शुड बी x2। तो ये चार कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब डिस्टेंस कभी भी हमें बोला जाए इसका मतलब क्या कि मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो केस हो सकते हैं, या तो इसी जो ऑब्जेक्ट की प्लेन है उसी के अंदर हो या तो बाहर हो। तो अगर बॉटल का कोऑर्डिनेट इसी के अंदर है तो डिस्टेंस क्या होगा, 0। अगर बाहर है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैनहट्टन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, x1 माइनस x2 का मॉड प्लस y1 माइनस y2 का मॉड। इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो उन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। इसका मतलब x और y एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हम जो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट है, इस केस में डिपेंडेंट नहीं होता। तो हम x और y दोनों को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे है तो अगर मैं मैनहट्टन डिस्टेंस यहाँ पे अगर 0 बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन के अंदर है, और अगर मैं डिस्टेंस 0 बोल रहा हूँ इसका मतलब x है वो उस ऑब्जेक्ट की x की रेंज के अंदर है और y है वो भी उस ऑब्जेक्ट की x की रेंज के अंदर है। मतलब कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 है, और y है वो लेस देन इक्वल टू y2 और ग्रेटर देन इक्वल टू y1 है। ठीक है, क्योंकि मैनहट्टन डिस्टेंस में इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर टोटल डिस्टेंस 0 है इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है,
x इज बिटवीन x1 एंड x2, ओके, y इज बिटवीन y1 एंड y2, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे x इज स्टिल बिटवीन x1 एंड x2 बट y इज नॉट बिटवीन y1 एंड y2। और इस केस में फिगर को देख के डिस्टेंस क्या पता चल रहा है, मिनिमम ये वाला क्या है, y माइनस y2 का मोड, डेफिनेटली, क्योंकि x तो अभी भी x1 और x2 के बीच में है ना, तो इस केस में x डिस्टेंस मैनहट्टन में 0 हो जाएगा और y में ये मिल जाएगा। y में हम ये कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे क्योंकि ये नज़दीक है, ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। और डिस्टेंस का बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे होगा तो क्या होगा, x वाला डिस्टेंस कैलकुलेट होगा लेकिन y वाला 0 हो जाएगा मैनहट्टन में, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ये x माइनस x1, ठीक है, क्योंकि y इज बिटवीन y1 एंड y2, तो y डायरेक्शन में ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। और इन जनरल अगर यहां पे पॉइंट हुआ एक्स वाई, तो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, तो ये कौन सा x है, x2, सो डिस्टेंस वुड बी x माइनस x2 प्लस y1, y माइनस y1। ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, क्योंकि इस पॉइंट के लिए इस ऑब्जेक्ट का नियरेस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला, तो या ये एक्स वाई है, ये x2 y1 है, तो x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो अगर बॉटल को हम एक्स वाई पोजिशन पे कंसिडर करते हैं तो इन जनरल क्या डिस्टेंस होगा, अगर हम कैलकुलेट करें, अगर बॉटल है वो x, y पॉइंट पे है और जो ऑब्जेक्ट है वो है x1 y1 x2 y2 पे, तो डिस्टेंस वुड बी, मैं अगर dx कैलकुलेट करूं तो ये क्या होगा, 0 इन केस ऑफ dx हो जाएगा 0 इफ x1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू x2 एंड मिनिमम ऑफ x माइनस x1 कॉमा x माइनस x2, जो भी x कोऑर्डिनेट नजदीक होगा वो, ठीक है, ओके। एंड सिमिलरली dy क्या हो जाएगा, 0 इफ y1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू y2 एंड मिनिमम ऑफ y माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कॉमा y माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। और टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d इन x प्लस d इन y। और एक चीज हम क्या कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अंदर है तब तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बाहर है तो हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये बेसिकली हमें कह रहा है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि बाउंड्री से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होगा लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। सो दिस इज इन जनरल, ये जनरलाइज हमने कर दिया। ये कैसे आया ये भी क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं कि मिनिमम सम हो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या हो सकता है जनरल केस में, वो हमने देख लिया। अब इस पॉइंट का सभी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है उनका जो सम है उसको हमें मिनिमाइज करना है, तो ये कैसे करेंगे ये सोचते हैं। तो पहली बात तो मैनहट्टन डिस्टेंस जो होता है वो, जैसे कि हमने देखा x और y में इंटरडिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा x कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए सम ऑफ डिस्टेंसेस फॉर x कोऑर्डिनेट, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है मैनहट्टन डिस्टेंस का वो मिनिमम हो, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मिनिमम और इसका मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए कोई x पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए कोई y पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम x पॉइंट फाइंड करते हैं और फिर वही कंसेप्ट y पे लगा देंगे। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी x रेंज दिखा रहा है और ये y रेंज, ठीक है। तो अभी हमें y रेंज की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ x रेंज की जरूरत है, ठीक है, ओके। अब मान लो कुछ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, मान लो 7 ऑब्जेक्ट्स है, इस तरफ 3 है, इस तरफ 4 है, ठीक है।
ये x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2, ठीक है, ये नंबर लाइन है, ठीक है। और ये इसका मतलब ये ऐसे है, ये इसका x1 ये इसका x2 नंबर लाइन पे भी अगर हम प्रोजेक्ट करें तो उस हिसाब से हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्टिमम x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंसेस ऑफ x पार्ट इज मिनिमम फ्रॉम बॉटल टू ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं, यहां पे पहली बात तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि मान लो मेरा x यहां पे है कोई, ठीक है, तो इसका और इस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस, ये जो पार्ट है x वाला वो ये होगा, इसके और इसके बीच में ये होगा, फिर इसके और इसके बीच में इतना होगा, इसके और इसके बीच में इतना होगा, सिमिलरली यहाँ पे इतना होगा, इसके लिए इतना होगा और थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए इतना होगा। तो अब इससे मैं राइट साइड मूव करूंगा तो वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़ता जाएगा, सभी बढ़ते जाएंगे। तो जो मैक्सिमम x वैल्यू है सभी ऑब्जेक्ट्स में से, उसके राइट साइड तो इंक्रीज ही होता जाएगा। सिमिलरली जो मिनिमम x वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड अगर हम मूव करेंगे नंबर लाइन पे, तो वो भी डिस्टेंस जो सम है डिस्टेंसेस का वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो मिनिमम x, सभी ऑब्जेक्ट्स के x1 x2 y1 y2 दिए गए हैं, तो उन सभी में से जो मिनिमम है, मान लो यहां पे ये मिनिमम x है, और सभी में से जो मैक्सिमम x है, मतलब कि नंबर लाइन पे अगर सभी के x1 x2 प्लॉट करें तो जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है और जो राइट मोस्ट पॉइंट है उनके बीच में ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है स्ट्रिक्टली, इस तरफ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमारा आंसर बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब तो हम सारी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि x और y की रेंज है -10⁹ to 10⁹ तो अगर 10⁹ साइज का अगर हम फोर लूप लगाएंगे और सभी कोऑर्डिनेट्स के लिए चेक करेंगे तो वो टाइम लिमिट एक्सिड दे देगा, तो ये भी नहीं कर सकते। तो जब भी हमें एक रेंज दी गई होती है और हमें एक ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड करना आता है तो हम बाइनरी सर्च के लिए सोच सकते हैं, अगर लीनियर टाइम में नहीं हो रहा। बाइनरी सर्च के लिए कब सोच सकते हैं? जब कुछ पैटर्न पता हो, मतलब कि जैसे शॉर्टेड एरे में सर्च हम लगाते हैं बाइनरी सर्च में, तो हम चेक करते हैं कि जो मिडल पॉइंट है, ये शॉर्टेड एरे है, ये लोअर पॉइंट है या हायर पॉइंट है, हम जो मिडल पॉइंट होता है उसके साथ अपने की को कंपेयर करते हैं बाइनरी सर्च में। फिर हमें पता है कि यहाँ पे एलिमेंट सारे बड़े हैं, यहाँ पे छोटे हैं, तो हमें पता है कि किसको निगलेक्ट करना है। मान लो हमारी की है वो इससे छोटी है, तो इस पार्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह का कुछ पैटर्न भी दिखना चाहिए, ठीक है, वो देखते हैं कि पैटर्न क्या मिल रहा है। मान लो ये x है बॉटल का, तो इस x के लिए इस पॉइंट से सभी ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस है उनका जो सम है, मतलब कि ये जो मैनहट्टन में x वाला पार्ट है, इस पॉइंट से सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए उनका जो सम है वो मान लो dx है, मतलब कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, ठीक है, ओके। अब हमें लेफ्ट साइड या राइट साइड को निगलेक्ट करना है, तभी बाइनरी सर्च जैसा कुछ सोच सकते हैं। अगर मैं एक डिस्टेंस लेफ्ट में मूव हो जाऊं, मतलब कि x-1 के लिए, तो dx में क्या चेंज आएगा? ये फर्स्ट केस है, ये किसके लिए है? x के लिए, ये x-1 के लिए। यहां पे क्या होगा? dx है, उसमें चेंज क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है वो 1 से कम हो गया, -1, ये जो डिस्टेंस है वो 1 से कम हो गया, -1, और ये जो डिस्टेंस है वो भी 1 से कम हो गया, -1, प्लस ये जो डिस्टेंस था वो 1 बढ़ गया, +1। सिमिलरली ये जो था वो भी बढ़ गया, +1, ये जो था वो भी बढ़ गया, +1, ये जो था वो भी 1 बढ़ गया, +1, तो ये हो गया dx +1। सिमिलरली अगर मैं x +1 की बात करूं तो dx ऑलरेडी था, इन चारों के लिए एक डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि राइट साइड पे मूव हो गए, तो -4, प्लस इन तीनों के लिए एक डिस्टेंस बढ़ गया 3, तो dx -1। तो हमें ये पता चल गया कि राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस कम हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये रिपीटेडली चलेगा? मतलब कि यहां तक
मान लो ये पॉइंट है, ये उसके जस्ट बाद है, मान लो ये x-2 है और ये x-3 है, तो x-2 पे क्या होगा डिस्टेंस, dx, ये +1 हो गया था, ठीक है, तो यहां पे +2 हो जाएगा। फिर x-3 पे क्या होगा, dx+2, यहां पे dx+2 है और एक पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो क्या होगा, सॉरी ये x-3 नहीं है, ये वाला x-3 है, ठीक है। अब x-2 के लिए अगर dx+2 है, एक और पॉइंट लेफ्ट साइड मूव हुए, अब ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए तो ये पॉइंट बाउंड्री पे आ गया, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए एक डिस्टेंस कम हो गया, इसके लिए एक डिस्टेंस कम हो गया और इन सब के लिए बढ़ गया। सो +4 -2, क्योंकि इन दोनों के लिए तो कम हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, dx+4, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं कि, अब चलो ये मान लेते हैं कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे यहां पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये x-3 था, x-4 के लिए क्या होगा, x-4 के लिए यहां पे dx+4 है, x-3 पे, इन चारों के लिए तो एक डिस्टेंस बढ़ा ही, मतलब +4, इसके लिए एक डिस्टेंस कम हो गया, मतलब -1, dx+7। अब यहां से लेके यहां तक आप ऑब्जर्व करोगे तो इन तीनों के लिए डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा क्योंकि बाउंड्री पे ही है, लेकिन इनके लिए तो +4 हो रहा है, तो ये हमेशा बढ़ता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज। फिर इस पॉइंट के बाद यहां पे जो x है उसके बाद इनके लिए भी बढ़ेगा, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, x पे dx था, x+1 पे क्या है, सॉरी x-1 पे dx+1, x-2 पे dx+2, x-3 पे dx+4, x-4 पे dx+7 बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या होगा, ये कम होता जाएगा, जैसे कि x+1 के लिए क्या है, dx-1, अगर मैं x+2 की बात करूं तो यहां पे क्या है, dx-1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक स्टेप राइट हैंड साइड मूव करूंगा तो इन तीन के लिए डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इन चार के लिए कम हो जाएगा, सो +3 -4, दिस विल बी dx-2। ऐसा करते करते इस तरफ कम होगा, कहां तक, आखिरी पॉइंट तक, सॉरी आखिरी पॉइंट तक नहीं, जैसे यहां पे x-2 हो गया, ठीक है। अब इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको एक लाइन में कर देते हैं, मान लो यही है x-2, ठीक है। तो अब अगर हम राइट हैंड साइड पे बढ़ेंगे, मतलब कि x+3 के लिए देखेंगे, यह है x+2, सॉरी, अब अगर x+3 के लिए देखेंगे तो इन सब के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि अब ये सरफेस पे आ गया, बाउंड्री पे, लेकिन इनके लिए तो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, dx-2, इन सब के लिए तो कांस्टेंट ही है लेकिन इनके लिए बढ़ गया, सो +3 dx+1, तो अब यहां पे भी बढ़ने लगा। तो बेसिकली हुआ क्या, एक पॉइंट है जैसे कि x है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो इंक्रीज हो रहा है, मान लो ये x है तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज हो रहा है, राइट हैंड साइड पे थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर वहां पे भी इंक्रीज होने लगा। तो बेसिकली अगर जनरल वे में देखें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा और यहाँ पे हमें मिनिमा मिल जाएगा। अब इसका यूज करके हम बाइनरी सर्च जैसा कंसेप्ट कैसे लगा सकते हैं, हमने क्या देखा कि हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। अगर और जनरल बात करें तो हो सकता है कि कोई कोई पॉइंट पे डिस्टेंस सेम रहे, फिर कभी बढ़ जाए, ऐसे कम हो जाए, फिर यहाँ पे भी सेम रहे, बट बेसिकली इन जनरल ऐसा ग्राफ मिलेगा। बीच में आपको जो है आपको एक ही डिस्टेंस के काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और ये मिनिमम पॉइंट के लिए भी वैलिड है, हो सकता है आपको मल्टीपल मिनिमा मिले, ठीक है, लेकिन इस तरह का कुछ होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मान लो मेरा x मिनिमम है, मीन x, सभी ऑब्जेक्ट्स का x1 x2 दिया गया है, तो उसमें से जो x1 सबसे मिनिमम है, मतलब नंबर लाइन पे जब हमने प्लॉट किया था जो सबसे लेफ्ट में पॉइंट आ रहा है, और जो मैक्स x है उनको हम इनिशियली बाइनरी सर्च में पास कर देंगे, ठीक है। ये लोअर वैल्यू हो गई या हायर लिमिट हो गई, तो इसके रिगार्डिंग हमें एक मिडल पॉइंट मिलेगा जैसे बाइनरी सर्च में मिलता है। तो मान लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा, मान लो ऐसा कुछ मिला आपको, ठीक है,
ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। तो ये एल और एच के लिए अगर हम मिडल पॉइंट देखें तो यहां कहीं पे आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए सभी ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस निकालेंगे, सभी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस का सम, मान लो वो हो गया dx, ठीक है। फिर एक पॉइंट राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे और एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करेंगे, ठीक है। जिस तरफ कम हो रहा होगा उस तरफ मूव करेंगे। मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कम हो रहा है, क्योंकि हमें क्या पता है कि इन जनरल ग्राफ ऐसा है, इन जनरल, ठीक है। तो एक तरफ बढ़ रहा होगा, एक तरफ कम हो रहा होगा। तो अगर हम यहां पे है और हमने इसका निकाला, ये आ गया dx डैश और ये आ गया मान लो dx डबल डैश, तो हमें क्या पता चलेगा कि dx डबल x है वो dx से कम है। तो हम क्या करेंगे, इस h को हम सीधा यहां पे ले लेंगे। तो हमने डायरेक्टली इतना पार्ट निगलेक्ट कर दिया। अब ये h है, ये l है, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट आएगा यहां कहीं पे, ये हो जाएगा m-1, ये हो जाएगा m+1, यहां पे m+1 का जो वैल्यू है वो कम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस l को उठा के यहां पे ले लेंगे, ये पार्ट निगलेक्ट हो गया। अब ये l है, ये h है, m आया कहीं यहीं पे, फिर वापस हम इस पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे। अब ये l है, ये h है, m आया यहाँ पे, वापस हम इस पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे। अब ये है l, ये है h, m आया यहाँ पे, इस पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे। ऐसा करते करते हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे जो कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आगे देखते हैं, बट दिस इज द कंसेप्ट। क्योंकि हमें ग्राफ इन जनरल ऐसा मिल रहा है, हो सकता है काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हो जहां पे इक्वल डिस्टेंस रह रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली हमें ग्राफ इस तरह का मिलेगा। तो हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, हम बाइनरी सर्च जैसा लगाएंगे। सबसे पहले लोअर और हायर लिमिट में मिन एक्स और मैक्स एक्स पास करेंगे, फिर एम एल और एच के रिस्पेक्ट में एम मिलेगा, एम इक्वल टू एल प्लस एच बाई 2, उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एक पॉइंट राइट हैंड साइड का फाइंड करेंगे, एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड का फाइंड करेंगे। जिस तरफ डिस्टेंस कम हो रहा होगा उस तरफ मूव हो जाएंगे, दूसरा पार्ट निगलेक्ट कर देंगे। सिमिलर कंसेप्ट हम वाई के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो एक्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं, सिमिलर वाई के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन में हमने जैसे देखा कि हम बाइनरी सर्च जैसा कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें के ऑब्जेक्ट्स के लिए x1 y1 x2 y2 दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मीन x ले सकते हैं विच विल बी मिनिमम ऑफ x11 x21 x31 x41 एंड xk1। मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स के जो स्मॉलर एक्स कोऑर्डिनेट्स है उनमें भी जो सबसे छोटा है वो मिन एक्स में हो जाएगा। सिमिलरली मैक्स एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ x12 x22 x32 अप टू xk2। सभी ऑब्जेक्ट्स में जो बड़ा एक्स है x2, उनमें से जो मैक्स होगा वो मैक्स एक्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, L इक्वल टू मीन एक्स और H इक्वल टू मैक्स एक्स, इसको बाइनरी सर्च में पास कर देंगे। बाइनरी सर्च में जैसे ही पास करेंगे तो जैसे कि L और H है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमें M मिलेगा L प्लस H बाई 2। तो इस M को आंसर की तरह ट्रीट करते हुए हम सभी ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस निकालेंगे, इसको x कोऑर्डिनेट ट्रीट करते हुए। वो कैसे निकालेंगे वो मैंने बताया था आपको, जनरल फॉर्मूला। अगर x1 और x2 के बीच में आया m तो डिस्टेंस हो जाएगा 0, वरना मीन ऑफ x1 माइनस m और x2 माइनस m। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर लूप लगा सकते हैं i इक्वल टू 0, i इज लेस देन k, i प्लस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के हम ये चेक कर सकते हैं कि m है वो x1 और x2 के बीच में है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो 0 जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए बीच में नहीं है उसके लिए ये फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, एक आंसर x मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, आंसर x इक्वल टू आंसर x प्लस इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब कि di,
इस फॉर्मूला की मदद से। ऐसा करेंगे तो हमें आंसर x मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m+1 के लिए सिमिलर ट्राई करेंगे और m-1 के लिए सिमिलर ट्राई करेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ डिक्रीज हो रहा नहीं होगा, एक ही तरफ डिक्रीज होगा क्योंकि ग्राफ ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मान लो m यहां पे है तो इस तरफ इंक्रीज होगा, इस तरफ डिक्रीज होगा। तो m-1 के लिए भी आंसर x फाइंड करेंगे, वेरिएबल का नेम कुछ और होगा, आप कोड देखोगे समझ में आ जाएगा। m+1 के लिए भी कुछ और होगा। ठीक है, अगर यहां पे कुछ कंडीशंस क्या ध्यान में रखनी है कि m-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू l, तो ही हम m-1 के लिए चेक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। m+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू h, तो ही इसके लिए चेक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और अगर ये m है, अगर m+1 की तरफ डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, l इक्वल टू m+1 और h को h ही रहने देंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट निगलेक्ट कर देंगे। अगर m-1 के लिए डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में l को l ही रहने देंगे, h को m-1 कर देंगे, राइट हैंड साइड पार्ट वाला पार्ट हम इग्नोर कर देंगे। अगर दोनों तरफ डिक्रीज नहीं हो रहा है तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आप देखोगे कि अगर 2x पॉइंट्स के लिए सेम आंसर मिल रहा है तो जो मिनिमम x है वो कंसिडर करना है। तो अगर राइट हैंड साइड पे कम हो रहा है तो ये लगाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कम हो रहा है तो ये लगाएंगे। अगर दोनों तरफ कम नहीं हो रहा तो हम ये चेक कर लेंगे कि m-1 और m का डिस्टेंस सेम तो नहीं है, क्योंकि अगर सेम है तो हमें मिनिमम x कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर यहां पे सेम होगा तो कोई यूज नहीं है क्योंकि मिनिमम x लेना है। तो अगर सेम है m-1 और m के लिए तो भी हम ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट निगलेक्ट कर देंगे। सो इस तरह से हमें आंसर x कोऑर्डिनेट का कितने टाइम में मिल जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ टोटल 10⁻9 रेंज है, सो log ऑफ 10⁻9 इंटू हर बार एक फोर लूप लगाना पड़ेगा k साइज का, k इंटू लॉग ऑफ 10⁻9 इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ये हो जाएगा x के लिए, सिमिलरली y के लिए फाइंड कर लेंगे। अल्टीमेटली हमें x और y जो मिनिमम वाले हैं ऐसे मूव करते करते या तो ऐसे मूव करते करते हमें log n टाइम में मिल जाएंगे, log 10⁻9 टाइम में। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। आप कोड देखोगे, कोड मैंने एज सिंपल एज पॉसिबल रखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू।